नमस्कार दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं आज आप लोगों को पढ़ाऊँगा इतिहास का परिचय। इतिहास का परिचय, ठीक है। इतिहास को हम कितने पार्ट में बांट के पढ़ते हैं, इसके बारे में क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे, ठीक है। पहला क्या है? प्राचीन इतिहास। दूसरा क्या है? मध्यकालीन मध्यकालीन इतिहास। और तीसरा आधुनिक इतिहास, ठीक है। इतिहास को हम मोस्टली इन्हीं तीन पार्ट में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, हम पढ़ते हैं इतिहास के बारे में। इतिहास पढ़ते क्यों हैं? पहले तो हम क्या देखेंगे कि इतिहास पढ़ते क्यों हैं, ठीक है। हिंदी साहित्य के हमारे एक साहित्यकार हुए हैं मैथिली शरण गुप्त। वो कहते हैं वर्तमान ही आयोजन है इस भावी जीवन का। मतलब हमारे जीवन में जो कुछ भी चल रहा है, आने वाले जीवन का क्या है, वो आयोजन है, ठीक है। कुछ अतीत संकेत मिले तो अधिक लाभ है जन का। मतलब अगर हम कुछ प्राचीन इतिहास से हम क्या लेते हैं, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए क्या लेते हैं, अगर हम कुछ संकेत लेते हैं तो क्या होगा, हमारे लिए क्या होगा, कुछ अधिक लाभ होगा, ठीक है। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? वर्तमान को बेहतर करना और भविष्य को सुनहरा बनाना। तो इसके लिए हम जिस रास्ते पे चलते हैं, एक तो हमारा क्या होगा कि हम नए रास्ते का निर्माण करें, नए रास्ते बनाएं, ताकि कि हम क्या कर सकें, अपने भविष्य को सुनहरा बना सकें, ठीक है। जब हम नए रास्ते पे चलेंगे तो क्या होगा, गिरने का डर ज्यादा रहता है और हमें संसाधनों का उपयोग क्या होगा, ज्यादा होगा। जब हम नए रास्ते पे चलेंगे तो क्या होगा, नए रास्तों पर कैसा रास्ता है कोई पता नहीं है, हमें क्या करना पड़ेगा, प्रयोग ज्यादा करने पड़ेगा और संसाधन क्या होगा, अधिक इस्तेमाल होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम अतीत से कुछ संकेत लेते हैं, ठीक है, तो अतीत से अगर हम कुछ संकेत लेते हैं तो कम संसाधन में ज्यादा दूर तक जा सकते हैं, ठीक है। जो हमारे पास कम संसाधन है उससे हम क्या कर सकते हैं, अपना ज्यादा विकास कर सकते हैं, ठीक है। इतिहास के कोर्स में आपके अंधकार को दूर करने के लिए बहुत सारे अनुभव होते हैं, इसीलिए क्या करते हैं कि अगर हमारे पास कम भी संसाधन होगा तो क्या होगा, हम उससे ज्यादा विकास कर सकेंगे, ठीक है। देखते हैं इतिहास को। मैंने बताया आप लोगों को तीन भागों में हम बांट कर क्या करते हैं, पढ़ते हैं। आज हमारे परिचय का क्लास है तो हम क्या करेंगे, मैं इसमें आप लोगों को बताऊंगा कि प्राचीन इतिहास में कौन सा पार्ट आता है, मध्यकालीन इतिहास में कौन सा पार्ट आता है और आधुनिक इतिहास में कौन सा पार्ट आता है, ठीक है। प्राचीन इतिहास में जब मानव का विकास मानव का क्या हुआ था, विकास हुआ था, ठीक है। जब मानव का विकास प्रारंभ हुआ था, पाषाण काल से ही क्या होता, मानव के विकास के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो मानव के विकास पाषाण काल से, पाषाण काल के बाद क्या आएगा, पाषाण काल पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद गुप्तकालीन मौर्य साम्राज्य पढ़ेंगे, गुप्त साम्राज्य पढ़ेंगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, हर्षवर्धन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, हर्षवर्धन, ठीक है। पाषाण काल से लेकर हर्षवर्धन के काल तक, जब तक हर्षवर्धन का काल था तब तक हम किस भाग में रखते हैं, प्राचीन इतिहास में, ठीक है। प्राचीन इतिहास में हम क्या पढ़ेंगे, जब से मानव का विकास शुरू हुआ था, मतलब मानव क्या हुआ था, बंदर से कैसे कैसे क्या हुआ था, वो इंसान के रूप में हुआ था, उसके बारे में हम क्या करेंगे, वहां से शुरुआत होता पाषाण काल से लेकर हर्षवर्धन काल तक पढ़ते हैं, ठीक है। हर्षवर्धन का काल लगभग मध्य
छठी सदी से, मध्य छठी सदी तक, सदी तक क्या करते हैं हम पढ़ते हैं। ठीक है, ये क्या है, प्राचीन इतिहास के बारे में ये हमें दिखाता। और इसके साथ हम पढ़ेंगे कि प्राचीन काल में कौन कौन से धर्म आते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा प्राचीन इतिहास का क्या हो गया कॉन्सेप्ट हो गया, इसमें हम प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, मध्यकालीन इतिहास। ठीक है, मध्यकालीन इतिहास में क्या होता है, हर्षवर्धन की जब मृत्यु हुई थी उसके बाद क्या हुआ था, नए नए हर्षवर्धन के मृत्यु के बाद नए नए क्षेत्रीय राजा आए थे। जैसे क्या होता है कि आज के समय में क्या है, जैसे कि गांव का प्रधान हो गया या फिर एमसीडी का जो मुखिया होता है, उसका जो होता है उसके ऊपर क्या होता है, एक तो राज्य सरकार होगी, उसके ऊपर क्या होगा, केंद्र सरकार होगा। लेकिन जब हर्षवर्धन का मृत्यु हुआ उसके बाद क्या हो गया, क्षेत्रीय राजा उत्पन्न हो गए। जो क्षेत्र में था, जैसे एमसीडी का कोई राजा हो गया तो क्या करेगा, एमसीडी का उसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं कर सकता, ऊपर से वो स्वतंत्र राजा हो गए। ठीक है, हर्षवर्धन के काल में वो क्या करता था, पूरे भारत पर क्या करता था, शासन करता था। उसके नीचे पूरे जमींदार लोग होते थे। ठीक है, जो ये क्षेत्रीय राजा होते उत्पन्न हुए हैं वो कौन लोग थे, जमींदार। मतलब जो जिस क्षेत्र का जमींदार था वो उस क्षेत्र में क्या हो गया, राजा बन गया और स्वतंत्र राजा बन गया, उसके ऊपर कोई भी सत्ता नहीं रहेगी। ठीक है, उसके बाद क्या पढ़ते हैं इसमें हम, राजपूतों का उद्भव। मतलब राजपूत वंश जो आया मध्यकालीन भारत में, मध्यकालीन इतिहास में जो राजपूत लोग आए वो कहां से आए, कौन कौन से क्षेत्रों पर रूल किया, इसके बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ते हैं मध्यकालीन इतिहास में। ठीक है, जैसे आज आप लोग देखते हो कि गाड़ी वगैरह पे क्या लिखवा लेते हैं, राजपूत। ठीक है, तो ये राजपूत कहां से आए, कौन कौन लोग थे। राजपूतों में बहुत सारी क्या थी, उपजातियां थी, उपजातियां। राजपूत क्या है, एक वंश है, उसके अंदर क्या थी, बहुत सारी उपजातियां आई हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, गजनवी। गजनवी कौन था, अफगान से आया हुआ क्या था, मुस्लिम शासक था। 1001 में ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, गजनवी जब आया था, प्रथम क्या माना जाता है, जब गजनवी आया तभी से क्या होगा, हमारे देश में क्या होगा, मुसलमानों का आगमन माना जाता। और ये जब आया था, ये क्या करने आया था, भारत को लूटने आया था। भारत पर शासन करने नहीं आया था, ये क्या करने आया था, भारत को लूटने आया था। इसने 1001 से लेकर 1025 तक या 17 बार तक लूटा था। अंतिम जो गुजरात में सोमनाथ मंदिर है उसको लूटा था। ठीक है, गजनवी के बाद कौन आता है, गौरी। गौरी के बाद कौन, गजनवी के बाद कौन आता है, गौरी। ठीक है, ये कब आता है, 1191 ईस्वी में। ठीक है, गौरी कब आता है, 1191 ईस्वी में आता है। गजनवी मैंने आपको बताया भारत को लूटने आया था, लेकिन ये क्या करने आया था, भारत पर शासन करने आया था। ठीक है, गजनवी जो था इसका उद्देश्य था मध्य एशिया को जीतना। मध्य एशिया मतलब अफगान के ऊपर वाले जो शासक थे, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, अरब वगैरह हो गए, इन सब देशों को क्या करना था, उसको जीतना था। इसके लिए क्या चाहिए था, किसी भी देश को जीतने के लिए क्या चाहिए, एक बड़ी सेना चाहिए। बड़ी सेना रखने के लिए क्या चाहिए होता, पैसे की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और तब गजनवी ने पता लगाया कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर क्या है, मंदिरों में बहुत सारे क्या हुए रखे हुए हैं, खजाने रखे हुए हैं। ठीक है, और इसीलिए क्या करता था गजनवी, मंदिरों को ही ज्यादातर लूटता था। ठीक है, और युद्ध वगैरह होता था तो धर्म परिवर्तन भी करवाता था। ठीक है, लेकिन गौरी क्या करने आया था, इसका उद्देश्य क्या था, भारत पर शासन करना। ठीक है, गौरी जो आया था अफगान से आया था, ये भी अफगानिस्तान से आया था। ठीक है, ये क्या है, भारत का मैप है, और इधर अफगानिस्तान है, इधर पाकिस्तान है। ठीक है,
देखो, अगर कोई व्यक्ति अगर जब आएगा अफगानिस्तान से, तो सर्वप्रथम कहाँ से आएगा? पहले पाकिस्तान से होता हुआ कहाँ आएगा? कश्मीर वाले इलाके में, ठीक है, कश्मीर में। लेकिन कश्मीर में क्या है, पहाड़ी इलाका है, तो पहाड़ी इलाके में ना जाकर वो क्या आएगा, मैदानी भाग में आएगा, ठीक है। तो इसके बाद कौन पड़ता है? पंजाब पड़ता है, ठीक है, पंजाब राज पड़ेगा। तो इसने क्या किया था, अफगान से आते समय सर्वप्रथम कहां पर शासन किया था? पंजाब पर, पंजाब को जीता था। उसके बाद कहां पे आया था? दिल्ली पर, ठीक है। सबसे पहले किसको कौन सा राज्य जीता था? पंजाब को। लेकिन पंजाब को जीत लिया, उसके बाद दिल्ली पर किसका शासन था? पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। पंजाब को जीतने के बाद इसने क्या किया था? पृथ्वीराज चौहान कहां का शासक था? दिल्ली पर उस समय क्या कर रहा था? शासन कर रहा था। गौरी भारत के अन्य राज्यों को जीतना चाहता था, तो पंजाब को जीतने के बाद दिल्ली और हरियाणा वाला क्षेत्र पड़ता है, तो इसीलिए क्या हुआ, पृथ्वीराज चौहान से इसका क्या हुआ? आक्रमण भिड़ना पड़ा, ठीक है। पंजाब के सीमा पर एक क्षेत्र है तराइन नाम का, तराइन नाम का क्या है? क्षेत्र है। यहीं पर क्या हुआ, गौरी और पृथ्वीराज चौहान क्या हुए? एक दोनों से भिड़े थे, ठीक है। तराइन का युद्ध 2 युद्ध हुआ था, फर्स्ट हुआ था और सेकेंड। पहला कब हुआ था? 1191 में, ठीक है। तराइन के क्षेत्र में पृथ्वीराज चौहान और गौरी ने पहली बार युद्ध किया था, तो इसे क्या बोलेंगे? तराइन का प्रथम युद्ध, ठीक है, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में। इसमें कौन जीता था? पृथ्वीराज चौहान क्या हुए थे? जीत गए थे, ठीक है। तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान प्रथम युद्ध में जीत गए थे, लेकिन पृथ्वीराज चौहान के अंदर क्या थी? दया की भावना थी, ठीक है। भारतीयों के अंदर अधिकतर क्या होती है? दया की भावना होती है। वो क्या करते हैं? दूसरों को छोड़ देते हैं। तो इन्होंने क्या किया? पृथ्वीराज चौहान ने जीता और जीत करके किया, उसे गौरी को छोड़ दिया, ठीक है। लेकिन गौरी ज्यादा दिन तक नहीं रुका, ठीक है। गौरी क्या किया? ज्यादा दिन तक रुका नहीं। 1192 में क्या किया? फिर से पलटवार किया था। कब? 1192 में सेकेंड युद्ध हुआ था और 1191 में प्रथम युद्ध हुआ था, ठीक है। सेकेंड युद्ध में कौन जीता? सेकेंड युद्ध में कौन जीता? गौरी, ठीक है। गौरी पृथ्वीराज चौहान को हराया और हराकर क्या किया? उसे मार दिया। उसके बाद कौन सा शासक आ जाता है? दिल्ली सल्तनत। गौरी दिल्ली के गद्दी पर बैठ जाता है। उसके बाद मोहम्मद गौरी जो था, उसका एक गुलाम था, क्या नाम था उसका? कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। क्या नाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। ये गौरी का क्या था? गुलाम भी था और प्लस में सेनापति था, ठीक है। गुलाम क्या होता है कि पहले क्या होते थे? राजा लोग जाते थे गुलाम को खरीदने, अगर उसके अंदर कोई क्वालिटी होती थी तो उसे क्या करते थे? खरीद कर ले आते थे, तो उसे क्या करते थे? अपने शासन में यूज करते थे उसको, ठीक है। तो इसी प्रकार गौरी जो खरीद कर लाया था कुतुबुद्दीन ऐबक को, वो क्या बना दिया था? उसे युद्ध में निपुण था, तो उसे क्या बना दिया? सेनापति बना लिया था, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था? 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की क्या करता है? स्थापना करता है, दिल्ली सल्तनत, ठीक है। और दिल्ली सल्तनत कब तक चलता है? 1526 तक। 1526 में कौन सी लड़ाई होती है? इब्राहिम लोदी और बाबर वर्सेस बाबर, ठीक है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब होती है? 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। 1526 तक क्या होता है? दिल्ली सल्तनत का शासन होता है। दिल्ली पर जो राजा आते हैं जाते हैं, ठीक है। ये लोधी वंश था और ये कुतुबुद्दीन ऐबक जब बैठा था तो गुलाम वंश का था, ठीक है। 1526 में कौन आ जाता है? मुगल आ जाता है, बाबर आ जाता है, ठीक है। इब्राहिम लोदी को मार कर क्या बैठता है? मुगल वंश की स्थापना कर देता है। यहां तक क्या पढ़ते हैं हम? कौन से इतिहास में पढ़ते हैं? मध्यकालीन इतिहास में पढ़ते हैं।
ठीक है। अब इसके बाद क्या आएगा, आधुनिक इतिहास, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे, आधुनिक इतिहास के बारे में जानेंगे, ठीक है। आधुनिक इतिहास मैंने आपको कहां तक बताया, 1526 में कौन आ जाता है, बाबर आ जाता है, ठीक है। मुगल वंश की स्थापना करता है। उसके बाद मुगल वंश, मुगल वंश के तमाम राजाओं के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये कौन से इतिहास में पढ़ते हैं, आधुनिक इतिहास के बारे में पढ़ते हैं। इसके बाद कौन आएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी। कहां से आएगी, ब्रिटिश से, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी आएगी ब्रिटिश से, ठीक है। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे, पहले तो क्या करने आई थी, व्यापार करने आई थी, लेकिन धीरे धीरे क्या किया उसने, भारत पे शासन स्थापित किया। गुलाम वंश के बाद ईस्ट इंडिया का शासन अपना स्थापित कर लेती है नाना साहेब, अंतिम राजा होते हैं नाना साहेब। मुगल वंश के अंतिम राजा कौन होते हैं, नाना साहेब। नाना साहेब को क्या करते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी, जब अंग्रेजों का शासन हो जाता है तो 1857 की जो क्रांति होती है, 1857 के क्रांति में नाना साहेब को मार दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद कौन, इंग्लैंड की रानी खुद अपने हाथों में क्या कर लेती है, शासन स्थापन कर लेती है। 1857 की क्रांति जो होती है, 1857 की क्रांति को हम क्या कहते हैं, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है। 1857 की क्रांति जो हुई थी वो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, लेकिन इसमें हमें क्या हुई थी, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में हमें क्या हुआ था, जीत हासिल नहीं हुई थी, लेकिन अंग्रेजों के मन में क्या हो गया था, एक भयभीत हो गए थे कि हमें क्या करना पड़ेगा, एक दिन इंडिया को छोड़ के जाना पड़ेगा। और इसी वजह से कंपनी का शासन हटाकर, पहले क्या करती थी, 1857 के पहले कंपनी शासन करती थी, कंपनी को हटाकर कौन शासन, कंपनी को हटाकर किसके हाथ में शासन व्यवस्था आ गई थी, रानी के हाथ में, ठीक है। इंग्लैंड की जो रानी थी, इंग्लैंड की रानी सीधे अपने हाथ में क्या कर लिया, शासन का बागडोर संभाल लिया। और 1858 में क्या आता है, हमारा प्रथम इंडिया गवर्नमेंट एक्ट आता है, ठीक है। हम कहां तक पढ़ते हैं इसमें, लास्ट हमारा क्या होगा, जब देश आजाद होता है 1847 में, सॉरी 1947 में हमारा देश क्या होता है, आजाद होता है। और 1947 तक हम क्या करते हैं, आधुनिक इतिहास के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। ये क्या था हमारे, मैंने प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास के बारे में समान परिचय था, ठीक है। अब हम ये जो इतिहास है इसके कौन से क्लास में पढ़ेंगे, प्राचीन हिस्ट्री जो है क्लास 6 के एनसीईआरटी में बाकायदा आपको कौन से इतिहास के बारे में पढ़ोगे, प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ोगे। और क्लास 7th जो है मध्यकालीन इतिहास के बारे में पढ़ोगे, ठीक है। और क्लास 8th में जो है वो कौन सी इतिहास है, आधुनिक इतिहास, ठीक है। क्लास 6 में प्राचीन इतिहास, और क्लास 7th में मध्यकालीन इतिहास, क्लास 8th में आधुनिक इतिहास, और क्लास 9th में वर्ल्ड हिस्ट्री, मतलब विश्व इतिहास। विश्व इतिहास जो हम पढ़ते हैं, वो जो मैंने आपको बताया था कि आधुनिक इतिहास कब से शुरू हुआ था, 1526 में मुगल वंश की स्थापना के बाद आधुनिक इतिहास के बारे में पढ़ते हैं। तो विश्व इतिहास जो पढ़ेंगे हम कहां से पढ़ते हैं, 1526 के आगे, यानी कि आधुनिक विश्व इतिहास में पढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, और हाँ, इतिहास में जो हम पढ़ते हैं, इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो इतिहास में निरंतरता बहुत आवश्यकता होती है, ठीक है। अगर हम क्लास 6 की एनसीईआरटी नहीं पढ़े हैं अच्छे से, और क्लास 7th में हमें हिस्ट्री अच्छे से नहीं पढ़े हैं,
तो हमें क्या होता है, क्लास 8 में केवल और केवल क्या करना पड़ता है, रट के ही जाना पड़ता है। क्लास 8 और 9 में हमें क्या करना पड़ता है, रटना ही पड़ता है और कोई चारा नहीं होता, ठीक है। लेकिन मैं आपको क्लास 6, 7 और 8 में आप अगर हैं तो क्या करूंगा, मैं आपको स्टोरी पूरी बताऊंगा, ठीक है। आप जो मैंने डेट बताया अभी, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, इन सब के बारे में जो भी जानकारी दी है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मैं आपको कहानी बताता जाऊंगा, आपको आसानी से याद होता जाएगा। जो डेट हो गया, घटनाएं हो गई, मैं निरंतरता के साथ आपको बताऊंगा और सब कुछ क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये क्या था, इतिहास का सामान्य परिचय था। और हाँ, जाते समय ये जरूर बता के जाना कि कमेंट में हमारा वीडियो कैसा लगा है, ठीक है। आप लोग फीडबैक देते रहोगे तो मुझे इससे पता चलेगा कि मैं कितना अच्छा कर पा रहा हूँ और अच्छा करने का कोशिश करूंगा, ठीक है। अब वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।